आजकल आप मैक्सिमम जगह पे यही देख रहे होंगे कि भैया रेलवे के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए हैं। लेकिन क्या सच में ये क्वेश्चन है, डिबेटेबल इशू है कि भैया रेलवे के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? क्या सच में स्टूडेंट्स इस इशू को फेस कर रहे हैं? आज 10 मिनट की वीडियो में मैं पूरा टोटल आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा कि भैया दिक्कत क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आप देखिए कि जब तक रेलवे का बच्चा रेलवे से मांगेगा नहीं कुछ, तब तक उसे मिलेगा नहीं। क्योंकि आप देखिए सेम जो आज मैं इश्यूज एड्रेस करूंगा, इसी का एक प्रोजेक्ट आप देखिए कि एसएससी के अंदर हो चुका है। बिल्कुल एसएससी में यही दिक्कतें होती थी, 4-4 साल तक रिजल्ट नहीं आता था, कोर्ट केस मैटर पेंडिंग रह रहे थे। लेकिन अब देखिए कि धीरे धीरे लोगों ने मांगा एसएससी से और एसएससी ने भी लोगों की बात सुनी और आज की डेट में एसएससी एक अच्छा बेहतरीन तरीके से एग्जाम करवा रहा है। और यही रिफॉर्म अगर रेलवे में भी हो जाएंगे तो मुझे लगता है रेलवे भी एक बहुत बढ़िया बोर्ड बन जाएगा। इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, बस थोड़ी सी विलिंगनेस की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। अब आइए थोड़े से इश्यूज मैं बताता हूं कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो लोगों को फेस हो रही हैं और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। आप देखिए कि रेलवे कभी भी कोई एग्जाम निकालता है तो कभी भी आप देखो कि रेलवे का एक प्रॉपर कैलेंडर कभी भी हमें देखने को नहीं मिला है। अगर कैलेंडर कोई दे भी दिया गया तो कभी भी उसमें टाइम पे एग्जाम नहीं होता है। मान लीजिए कि आप देखो कि कोई एग्जाम आज है तो वो आज होना है, तो कई बार क्या कह दिया जाता है कि नहीं नहीं ये 4 महीने के बाद होगा। अचानक से एकदम सडन नोटिस आते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से बच्चे जो है तैयारी के मूड में होते हैं, पूरा रेडी रहते हैं। और आप समझो कि आप रेस लगाने लगे हो, अचानक से कोई बोले कि अब सीटी नहीं बजेगी, तुम जहाँ नीचे बैठे हो बैठे ही रह जाओ, है ना। तो आप तुम्हें 4 दिन बाद रेस लगानी है, तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखिए ALP CBT 1 का एग्जाम था, 4 महीने डिले हुआ, है ना। नवंबर में जाके हुआ, होना था जून जुलाई के आसपास में। अब वहीं देखो कि इसका जो रिजल्ट आया वो 26 फरवरी 2025 को आया। जबकि आप देखो कि एकदम से अचानक से अनाउंस कर दिया गया कि अब हम जो है इसका टियर 2 लेंगे, CBT 2 लेंगे। और वो आप देखिए कि 15-20 दिन के गैप पे ही जो है वो एग्जाम ले लिया गया। अब क्या ये 20-25 दिन का जो गैप है, इतने ही गैप में बच्चा CBT 2 की तैयारी कर सकता है? ये तो थोड़ा अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्योंकि आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ेगी कि आपने यहाँ पे 4 महीना डिले कर दिया उस एग्जाम को, जबकि आप यहाँ पे 4 महीने ना डिले करके अगर एक ही महीना डिले होता और 1-2 महीना यहाँ पे मिल जाता दूसरे एग्जाम के अंदर, तो ईजी रहता बच्चे के लिए, है ना। तो ये जो सडन अनाउंसमेंट्स हैं जिसमें ना ये पता लग रहा कि भैया किस डेट को कौन सा एग्जाम होना है, तो यहाँ पे एकदम वेग सिचुएशन क्रिएट होती रहती है। और जब कोई चीज सडन होती है तो आप देखिए कि बच्चों को ये सेंटर भी बहुत दूर होते हैं, तो अचानक से जो है अपनी टिकटें करवाना, ये करना वो करना, बहुत सारा झमेला जो है बच्चों को फेस करना पड़ता है। अब देखिए कि जब मैं सेंटर की ही बात कर रहा हूं तो आप देखो यहां पे कि सडन कैंसलेशन और रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जाम भी होता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम है, यूजुअली रेलवे यही करता है कि एक जगह से दूसरी जगह में दे देगा, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जो है आपका एग्जाम दे देगा। अब वहां पे जाके पता लगता है कि भैया यहाँ तो कंप्यूटर चल ही नहीं रहे हैं, और इतनी दूर से बच्चा ट्रैवल करके भैया लाइनों में खड़ा हो के जैसे तैसे धक्के खा के निकलता है। और इतनी दूर एग्जाम है तो कहीं वहां पे कोई होटल लेगा, धर्मशाला लेगा, इतना खर्चा करेगा, गरीब बच्चा है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। अब वो यहाँ पे आने के बाद पता लगता है कि भैया मेरा तो कंप्यूटर ही नहीं चल रहा, और अचानक से बोल दिया जाता है जिनके कंप्यूटर नहीं चल रहे उनका बंद कर दिया जाए एग्जाम। फिर बोल दिया जाता है जिनके चल पड़े उनका चला दिया जाए एग्जाम। मतलब इतने सडन फ्लक्चुएशन, अच्छा ये कर दो, अच्छा ये कर दो, ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब होते हैं तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। जब यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है तो फिर जो है चीजों के अंदर बहुत सारे लूप होल्स क्रिएट होते हैं, जिसका जो है फायदा कुछ अननोन लोग ले जाते हैं। तो ये जो है एक ठीक पूरा का पूरा सेंटर्स जो है तबेले वगैरह में बन रहे हैं या कैफे में बन रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिनकी कोई चेकिंग ही नहीं कर रहा है, ये सारा पहले से ही तैयार होना चाहिए। अब देखिए TCS जो यूजुअली तो जब एग्जाम कराता है तो सब चीज़ें चेक होती हैं, लेकिन कई बार चीज़ें उतनी अप टू डेट नहीं हो पाती हैं, तो ये भी एक जो है प्रोसेस है जो सही होनी चाहिए है। अब तीसरा जो इशू मेजर है वो क्या है, आप देखो कि एक एग्जाम के अंदर अब देखो 3 क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट के जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें दिखाया जाता है कि उसके 3 क्वेश्चन जो है इनवैलिड थे, है ना। और इस वजह से आप देखो कि जैसे 75 नंबर में से आपका पूरा का पूरा पेपर का जो है फाइनल मेरिट डिसाइड होनी थी, तो अब आप समझो कि इसने जो है 75 नंबर में से सपोज करो कि टोटल 75 क्वेश्चन में से जो है 53 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करके आया, तो 75 क्वेश्चन में से अब नहीं होगी वो, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो गलत निकले हैं या इनवैलिड निकले हैं, तो अब वही मेरिट जो है 72 क्वेश्चन में से डिसाइड होगी, आप समझो। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस स्टूडेंट के जब वो अपना पेपर की आंसर की देखता है, उसके अंदर दिखता है कि भैया 6 क्वेश्चन इनवैलिड हैं, ये रेलवे ने खुद ही दिया उनको, है ना। उसके बाद आप समझो कि जब 6 क्वेश्चन इनवैलिड हैं तो ये बच्चे का जो सिलेक्शन रुका है वो 0.11% से रुका है। तो आप समझो कि जो मार्क्स इसने यहाँ पे गेन किए हैं, यहाँ देखिए कि ये रॉ मार्क्स गेन किए हैं, ये 25 नंबर जो आप देख रहे हैं, और बाद में जो है फिर
34.722 पे उसका स्कोर रुका है। आप समझो कि यही स्कोर जो है अगर मैं 72 क्वेश्चन पे निकालूंगा तो अलग परसेंट निकलेगा, और इसी को अगर मैं जो है 6 क्वेश्चन और हटा दीजिए, इसके अंदर में टोटल 6 क्वेश्चन हटा दीजिए तो 3 क्वेश्चन और हटाएंगे तो 69 क्वेश्चन पे निकालूंगा तो ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। आप समझिए इस एंगल से। तो ये भी एक डिस्क्रिपेंसी हमें देखने को मिली कि अचानक से आप आंसर की में कुछ भी दे देते हैं, फिर अचानक से आप बोल देते कि नहीं इसके अंदर जो है ये नहीं होना था, ये होना था, है ना। और आंसर की एक बार जब बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन लगा दी तो पहले आ जानी चाहिए थी, आप अचानक से फाइनल रिजल्ट में आंसर की दे रहे हैं, तो वो भी एक इशू है, ताकि बच्चों को पता तो लग जाए कि करेक्ट आंसर की क्या है। अगर किसी को उसमें भी ऑब्जेक्शन है तो कोई ऑब्जेक्ट कर पाए, तो ये भी एक इशू है। और समझिए कि अगर 6 क्वेश्चन गलत हैं या 3 क्वेश्चन गलत हैं, उतना ही टाइम वेस्ट होता है एक बच्चे का उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। उसकी जगह पे वो दूसरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता था। अब रीजन ये भी दिया जाता है कि ये क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो क्या जब पेपर बनाया जा रहा था तब नहीं पता था? क्या टीचर्स जो भी बनाते हैं या जो भी मेंटोर्स बनाते हैं इन पेपरों को, उन लोगों को क्या प्रॉपर कोई रिटन फॉर्म में नहीं दिया जाता कि उनके लिए डिफाइंड सिलेबस क्या है? यानी कि वहाँ भी एक लूप होल है, वहाँ भी कुछ भी रिटन फॉर्म में उनको नहीं दिया जा रहा, बताया ही नहीं जा रहा कि क्या उनको बनाना है और क्या नहीं बनाना, तो वो रैंडम चीज़ें बनाए जा रहे हैं। तो ये भी सही चीज़ तो नहीं ही है। फिर इसके बाद आप देखिए कि एक इशू आता है कि एक टाइप का ही क्वेश्चन है। आप देखो कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। एक शिफ्ट में आप देखिए कि सेम डे की शिफ्ट है ना। एक जगह पे जो है 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट को जो दिख रहा है वो 35 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये 7 नंबर का जिसको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें ये लिख रहे हैं कि भैया इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी फाउंड की गई है, इसका उत्तर सही नहीं है। जबकि आप देखिए कि इनके ऑप्शन भी लगभग आपको सारे के सारे सेम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 205 mm लिख रखा है तो 205 mm तो यहाँ भी है। तो ऐसा क्या हो गया भैया कि यहाँ पे आपने उसी क्वेश्चन को ठीक मान लिया, यहाँ पे उसी क्वेश्चन को गलत मान लिया। तो फिर तो ये अगेन वही दिक्कत होगी कि एक बच्चे ने जिसने अटेम्प्ट किया उसको तो सही नंबर मिल गए है ना, वो तो आगे निकल गया, लेकिन यहाँ वाला बच्चा जो है वो पीछे रह गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि बच्चा इतनी साल पूरा मेहनत करता है भैया, इतना जाके वो एक एक नंबर के लिए फाइट कर रहा है, और फिर उसके साथ ये हो जाए तो उसको ठगा ठगा फील होगा। ये भी एक चीज़ जो है रेलवे को ठीक करनी चाहिए है। अब आप देखिए कि इतनी सारी जो दिक्कतें मैंने बताई, इन सारी दिक्कतों के ऊपर चेरी ऑन द टॉप बोलते हैं ना, केक के ऊपर चेरी लगी होती है। अब वो चेरी ऑन द टॉप पता क्या होती है? जब ये इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, कोई सुनवाई के लिए नहीं, क्योंकि ग्रीवेंस रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं है रेलवे के अंदर, तो बच्चा उठ के कहां चला जाता है? कोर्ट के अंदर चला जाता है। और जैसे ही कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, तो रिजल्ट्स भी डिले होते हैं, ज्वाइनिंग्स भी डिले होती हैं, यानी कि आप समझो कि ये मामला लटकता ही जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम है, लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2018-19 के आसपास रेलवे ने ये बोला था कि अगर आपको जो है ग्रुप डी का एग्जाम देना तो आपको ITI करना कंपलसरी है। अब जब ITI करने के लिए इतने सारे लोगों ने हुजूम पैदा हो गया भैया कि चलो ITI करते हैं, लोगों ने ITI की, अब जाके फाइनल अब जब रेलवे बोलता है आज की डेट में कि नहीं अब आपको जो है ग्रुप डी के लिए ये करने की जरूरत ही नहीं है, ITI करने की जरूरत है ही नहीं है, सीधा 10th करो और आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो वो वाले स्टूडेंट तो ठगा ठगा फील करेंगे ना जिन्होंने ITI की, वो कहेंगे कि भैया इतने साल तक हम ITI क्यों कर रहे थे, अगर ऐसा ही करना था तो ये एक अगेन इशू क्रिएट हो गया। अब या तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, आज की डेट में ना तो ग्रुप डी के एग्जाम की डेट पता है, ना ये पता है कि ये एग्जाम होना है या नहीं होना है। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप देखिए कि यहाँ पे कम से कम कोई एक रेलवे को बीच में मीडियोकर बन के रास्ता निकालना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर वैकेंसी ITI वालों के लिए निकाल देते हैं, एक नॉन ITI वालों के निकाल देते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन नहीं, वहाँ भी कोई जो है यहाँ पे सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा है। यानी सोल्यूशन तो अल्टीमेटली रेलवे को ही निकालना पड़ेगा ना। हम लोग तो सिर्फ ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस कर सकते हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके या तो स्टूडेंट कोर्ट केस में जाएंगे, नहीं तो कुछ लोग जो है जो सिस्टम से इतने ज़्यादा परेशान है वो फिर प्रोटेस्ट में चले जाते हैं। तो ये भी बहुत सारा इशू आपको देखने को मिलता है। अब आप देखिए कि अगर इसके अंदर प्रॉपर एक एग्जाम का कैलेंडर हो जाए, जैसे कि आप देखो कि ये SSC का कैलेंडर है जहां पे आपको ऑलरेडी पता है कि डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट यानी कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब उसकी क्लोजिंग है नोटिफिकेशन की, और कब एग्जाम होगा। आप देखो कि एज इट इज सारा का सारा पता है। अब जैसे इसमें CGL मेजर इनका एग्जाम है, ये पता है कि नोटिफिकेशन इस टाइम पे आया, इस टाइम पे बंद हुआ, इस टाइम पे एग्जाम होगा, यानी 13 अगस्त से 30 अगस्त, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं कुछ बताने वाला हूं इससे। तो आप देखो कि इस डेट में जो है ये एग्जाम होगा, ये पूरा बच्चे को पहले ही पता है कि कौन सा एग्जाम कब होगा, तो हर व्यक्ति जो है अपने हिसाब से एग्जाम की तैयारी कर सकता है। लेकिन समझो कि एक ऐसा ही कैलेंडर अगर रेलवे के लिए आ जाए तो एक फायदा होगा कि कोई भी एग्जाम ओवरलैप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कि एक ओवरलैप का मेजर इशू यहां पे देखने को मिला। आप देखो कि मैंने अभी जो CGL का बताया कि 13 अगस्त से 30 अगस्त को ये पेपर हो रहा है, लेकिन अचानक से रेलवे ने अभी क्या डेट निकाल दी,
अंडर ग्रेजुएट की डेट निकाल दी। ये तो पहले से ही डिसाइडेड है इनका भैया एसएससी का, लेकिन आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि ये इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट अपीयर होंगे, तो उनसे आप एक अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने रेलवे का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो है वो 7 अगस्त से 8 सितंबर में कर दिया। अगर ध्यान दो तो ये दोनों के दोनों एग्जाम की डेट्स ओवरलैप हो गई। जब ओवरलैप हो जाएंगी तो बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ इसी एग्जाम में उस दिन अपीयर हो पाएंगे, हो सकता है उनका इधर भी आ जाए इधर भी आ जाए, तो फिर वो क्या करेंगे? तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपने उनसे एक अपॉर्चुनिटी छीन ली, कुछ लोगों से छीन ली, और जिनका उस डेट में नहीं, सेम डेट पे नहीं आ रहा है, उनकी रह जाएगी, है ना, उनको फायदा हो जाएगा। तो ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी हो जाएगी ना। तो ये भी एक जो चीज़ है ठीक होनी चाहिए। अगर आपने पहले से ही प्रॉपर कैलेंडर बनाए होते, है ना, एसएससी जैसी संस्थाओं के साथ इनको सबको अलाइन करके जो है एक ऐसा कैलेंडर तैयार करना चाहिए सभी को मिलके, कि जिसमें जो है 2 एग्जाम कभी भी सेम डेट पे ना आए। स्पेशली जो बड़े एग्जाम है ना, छोटे मोटे एग्जाम का तो फिर चल जाता है, लेकिन बड़े एग्जाम जो है जिनमें मैक्सिमम लोग अपीयर होते हैं, वो अगर सेम डेट में आएंगे, आप देखो कि इसमें 63 लाख लोग, इसमें 40-50 लाख लोग, तो आप समझो कि जनता तो सेम ही रहती है वैसी सी ही। आप उनसे अपॉर्चुनिटी नहीं छीन सकते। हो सकता है वो उसमें सेलेक्ट होना हो, आपने ये वाला एग्जाम उस टाइम पे रख दिया, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, जो कि ये सॉल्व जो है की जा सकती है अगर थोड़ा सा ये जो एजेंसीज हैं एग्जाम कंडक्ट करने वाली थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेट करें, तो ये कहीं बेहतरीन चीज हो सकती है। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना स्टूडेंट कुछ कर सकता है, ये एग्जाम की एजेंसीज को खुद ही कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो मुद्दा है वो वेटिंग लिस्ट का। हर साल क्या होता है कि बहुत सारी वैकेंसी भर तो ली जाती है, लेकिन आप देखिए कि जब भरने के बाद पता लगता है कि लोग वहां पे जा ही नहीं रहे हैं, वो वैकेंसी खाली रह गई, है ना। हो सकता है उनका किसी और एग्जाम में हो गया, या और मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं। ऐसे में जो है अगर वेटिंग लिस्ट होगी तो जो नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट है उसको वो वैकेंसी मिल जाएगी, और उसका घर भैया रोशन हो जाएगा, है ना। नहीं तो उसको 1-1.5 साल जो है और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। पहले तो रेलवे 4-4, 5-5 साल में निकालता था वैकेंसी, अब इन्होंने बोला हर साल हम निकालेंगे, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि भैया अप टू डेट हो पाएगी सारी की सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट बात होती है फी रिफंड की। आप देखिए कि आप एग्ज़ाम के सेंटर को भैया इतनी दूर बना देते हैं। अब 400-500 किलोमीटर दूर आपने अगर एग्ज़ाम का सेंटर बना दिया एक का, और उस केस में आप देखिए कि बच्चा जो है वो 500 रुपये फ़ी देता है। 500 रुपये आपकी फ़ीस लगती है रेलवे के एग्ज़ाम को भरने के लिए। उसमें रूल ये होता है कि अगर आप एग्ज़ाम देने गए तो आपको 400 रुपये के आसपास कुछ ऐसा रहता है, अमाउंट रहता है पर्टिकुलर, वो रिफ़ंड हो जाता है ना, जो भी अमाउंट वो डिसाइड करते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे ये है भाई साहब कि जो भी है 250, 300, 400 जो भी रिफ़ंड होना है अमाउंट, वो आपको रिफ़ंड तभी होगा जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। लेकिन आप सोचो कि इतनी दूर बच्चा जाएगा है, और वो बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास पैसे ही नहीं है भैया इतनी दूर जाने के, है ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, या और 10 तरह के रीज़न हो सकते हैं, ना। आप सोचो कि एसएससी वाले भी तो देते ही है ना सेंटर, वो विद इन 30 to 35 किलोमीटर के रेडियस में दे देते हैं। मैक्सिमम टाइम तो ऐसा ही होता है, किसी वर्स्ट केस में होता है कि बहुत दूर देते हैं। यहाँ पे हर किसी को ही दूर दिया जा रहा होता है, तो उस केस में क्या रहता है कि ईजी हो जाता है बच्चे के लिए, तुरंत जाएगा सुबह और शाम तक एग्जाम देकर वापस आ जाएगा। घर में भी कोई दिक्कत है तो उसको भी सॉल्व कर लेगा। लेकिन आप समझो कि अगर दूर होता है तो उसको 3-4 दिन या 2 दिन 3 दिन के लिए भी जाना पड़ सकता है, और रेलवे की टिकट लेना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। बसों में धक्के खा के जाएगा, फ्रस्ट्रेट होके जाएगा, वहाँ पे किसी धर्मशाला में रुकेगा, उसकी तो मानसिक स्थिति ही नहीं रहती भाई साहब उस टाइम पे एग्जाम देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ, और ऊपर से इतनी दूर आपने सेंटर दे दिया। आप देखो इसकी वजह से 50% जो है वैकेंट रह रहे हैं भैया एग्जाम सेंटर्स, यानी कि एग्जाम सेंटर्स में लोग एग्जाम ही नहीं देने जा रहे हैं। इस वजह से, सिर्फ इसी कारण की वजह से कि इतनी दूर दूर कर दिया है, लोग नहीं दे पा रहे हैं भैया, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। आपको ये सिस्टम को ठीक करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो है फी वेवर भी नहीं हो पा रहा है, वो फी जो है रिफंड भी नहीं आप कर पा रहे हो। करोगे कैसे, क्योंकि बच्चे ने एग्जाम ही नहीं दिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे लगता है कि ठीक करना ही चाहिए है। ठीक है जी। तो ये मैंने जितने भी इश्यूज थे एक ही जगह पे 10-15 मिनट में पूरे एक लाइन से एड्रेस कर दिए, ताकि आप सबको जो है ये इशू पता लगे। अब आपका फर्ज ये बनता है कि ये सभी इश्यूज जो है ना हर एक व्यक्ति तक आप शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को पता लगे कि यहाँ पे रेलवे के अंदर इश्यूज चल क्या रहे हैं। जब तक इसको आप फैलाएंगे नहीं, लोगों को पता नहीं लग पाएगा, ना एजेंसीज को पता लग पाएगा, तो फिर ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी दोस्तों। इसके लिए आप ही को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एसएससी के बच्चे जो हैं इतना फुल इनिशिएटिव लेते हैं, तो हम जैसे ही कोई वीडियो वहां पे डालते हैं तो तुरंत शेयर करते हैं, 10 जगह पे वो जाती है वीडियो, और लोगों को पता लगता है। एसएससी खुद देखता है हम लोग की वीडियोस को, है ना, वहां कोई ना कोई स्टाफ जरूर देखता है, और वो आगे हमारी बातों को जो है कन्वे जरूर करता है। सेम आपको यहां पे करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जाए, और वहां पे बैठे जो लोग हैं, है ना, बोर्ड के अंदर बैठे लोग, वो भी हम लोग की इस वीडियो को देखें और उनको पता लगे कि दिक्कत क्या आ रही है बच्चों को, और उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए वो कोशिश कर पाए।
अब लास्ट थिंग ये बताना चाह रहा हूँ कि आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं है भैया, उनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना, थोड़ा हम भी समझते हैं कि भैया इतने पैसे हर किसी के पास नहीं होते हैं, हर कोई गरीबी में जी रहा है, खाने को दाने नहीं है, तो फिर कहाँ से पैसे आएंगे कि भैया एजुकेशन को लिया जा सके। तो हमने आपके लिए एक अच्छी मुहिम चला रखी है, हमारा जो जीवी कक्षा रेलवे चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम आप लोगों के लिए हमने बिल्कुल इनिशिएटिव लिया है कि हम 1 रुपया लिए बिना भी आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। यहाँ पे लगभग हम 60 से 70 घंटे का आज की डेट में कंटेंट डाल चुके हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पूरा स्टैटिक जीके हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हर चीज़, इकोनॉमिक्स हो, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बहुत जल्द इस पे हम साइंस भी डालने वाले हैं ताकि आपको और किसी चैनल पे डिपेंड ना होना पड़े। इसी चैनल पे याद देखिए कि तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप जाइए इस चैनल की इस न्यू जीके निचोड़ प्लेलिस्ट को चेक करना है, 37 वीडियोज़ दिख रही है और ये छोटी वीडियो नहीं है, कोई 8 घंटे की है, कोई 7 घंटे की, कोई 10 घंटे की, कोई 11 घंटे की, जैसे ये अकेली वीडियो 11-12 घंटे की है स्टैटिक जीके की। तो आपको किसी भी टीचर का कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं से आपकी तैयारी हो जाएगी। ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव हमने लिया है ताकि आपको किसी भी व्यक्ति पर डिपेंड ना होना पड़े, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग की तैयारी कराएंगे। जो भी रेलवे एग्जाम होगा उसमें ये सारी की सारी तमाम वीडियोस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहीं से डिट्टो आपको देखने को मिलेंगे एग्जैक्ट क्वेश्चंस। अभी हम बहुत सारी चीज़ें और भी सोच रहे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंपाइल करवा रहे हैं, लेटेस्ट वाले जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का हुआ है वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको जो है एक ही जगह पे वेल एस्टेब्लिश्ड कंटेंट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर इस वीडियो को जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।